नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन। और 69 तक ये डिस्प्यूट चला एंड आफ्टर दैट इन द ईयर 1971 आपको पता है बांग्लादेश को मिसेस गांधी ने अलग कराया एंड मिसेस इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश को अलग कराया तो उस समय उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट के थ्रू आपका पहले तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं था, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि नाउ द बेरूबारी यूनियन एंड कूच बिहार एनक्लेव both would be the part of the India including the South बेरूबारी पोर्शन। तो ये सारे के सारे हिस्से जो है वापस इंडिया में आ गए। तो नेहरू जी ने एग्रीमेंट के थ्रू जिस लैंड को बांग्लादेश को देने की बात करी थी या उस समय के पाकिस्तान को देने की बात करी थी, इन द वॉर ऑफ 1971 मिसेस गांधी recaptured all those territory. So now there is no dispute that the Berubari Union as well as the Kuch Bihar enclave they are the part of West Bengal. और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने बांग्लादेश से एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के थ्रू इन्होंने 3 बीघा पैसेज का 3 बीघा गलियारा जिसको कहते हैं वो जो है इन्होंने बांग्लादेश को दिया। वो एक गलियारा है जो कि बेसिकली बांग्लादेश यूज करता है, बट रिमेम्बर दैट वाज नॉट द ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी बट बेसिकली दैट 3 बीघा गलियारा दैट वाज गिवन ऑन लीज टू बांग्लादेश। तो वो उन्होंने लीज पे दिया था। तो इसीलिए जब आप इसको पढ़ते हो तो इसमें आपके कुछ कुछ केसेस हैं। इसमें एक केस है राम किशोर सेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। द साइटेशन इज AIR 1966 SC 644। इसमें जो है 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिससे कि ये आपका इस बेरूबारी यूनियन वाले एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई थी। दैट वाज बेसिकली चैलेंज और ये कहा गया था कि द लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट इज नॉट वेरी क्लियर, सो सम क्लैरिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड, बट बेसिकली दिस वाज डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। No confusion. Then another case comes into the picture and that is the case of Union of India versus Sukumar Sen Gupta. इसमें बताया गया था कि 3 बीघे का जो गलियारा बांग्लादेश को दिया गया है ये परपेचुअल लीज पे जो बेसिकली ये दिया गया है, इसके लिए भी द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन the prime minister cannot enter into any such agreement where she is going to lease out a certain portion of Indian territory in the favor of another nation. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि basically giving land on lease it doesn't mean that it is ceding of territory, and because there is no cession of territory, there is no need to amend the constitution. ये जो है एक तरीके की लीज है और उस लैंड पे अभी भी भारत का कब्जा है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द केस ऑफ सुकुमार यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुकुमार सेन गुप्ता। ये सही आपके केस मटेरियल में दिया हुआ है, छोटे छोटे केसेस हैं, आप देख लेना इसको। एक मैं आपका जो मेन केस पे आ रही हूँ वो है आपका 119th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था। और इस आपको पता है कि वेरी रिसेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज अ डिस्प्यूट। इतना ही बेरूबारी यूनियन होने के बाद भी देयर वर मेनी डिस्प्यूट्स ऑफ एनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, जो मैंने आपको बताया कि बांग्लादेशी एनक्लेव इंडिया में है, इंडियन एनक्लेव जो है बांग्लादेश में है। So that creates a lot of difficulty in administration, क्योंकि आप अपने एनक्लेव को बिना बांग्लादेश की परमिशन के एक्सेस नहीं कर सकते और बांग्लादेश अपने एनक्लेव को बिना आपकी परमिशन के एक्सेस नहीं कर सकता। So that's why the government of India decided to exchange enclave through Bangladesh to Bangladesh। और बांग्लादेश के साथ जो इन्होंने एक्सचेंज किया, India has basically given 111 enclaves to Bangladesh and in exchange Bangladesh has given 51 enclaves to India। तो इंडिया ने ज्यादा एनक्लेव दिए हैं, बांग्लादेश ने कम एनक्लेव्स दिए हैं। और इस तरीके से भारत ने इस एग्रीमेंट के थ्रू कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ लैंड को लॉस किया है। यानी आपने अगर लॉस किया तो लॉस करने का मतलब ये हुआ है कि यू हैव सीडेड द टेरिटरी इन द फेवर ऑफ बांग्लादेश। तो दैट्स व्हाई टू इम्प्लीमेंट दिस एग्रीमेंट 100वां संविधान संशोधन 2015 में लेकर के आया गया था। And all the affecting states whose territory is going to be affected through this constitutional amendment, the corresponding changes have been made again in Schedule 1. तो Schedule 1 में संविधान संशोधन भी जब आप देखते हो ना, तो because that is a ceding of territory, so effectively in this case also, क्योंकि इसमें 10,000 एकड़ का लॉस इंडिया को हुआ है, तो 10,000 एकड़ का अगर जो आपने लॉस किया है, then effectively this is ceding of territory।
और सीडिंग ऑफ टेरिटरी के केस में क्या होता है, यू विल हैव टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज पर इंद्री बेरुबारी जजमेंट. तो इंद्री बेरुबारी जजमेंट के अकॉर्डिंग अगेन दे हैव गॉन टू शेड्यूल 1 and they have made required changes in all those states whose area was going to be affected. क्योंकि इसमें ये याद रखना कि परपेचुअल लीज जो है बेटा इंटरनेशनल एग्रीमेंट से चलती है कि आप कितने दिन तक, अभी 2015 या 13 में फिर से रिन्यू हुई है क्योंकि काफी डिस्प्यूट चलता है, तो ये आप करते हो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू बिटवीन द टू सॉवरेन नेशन. देयर इज सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट which is basically for the sake of convenience of both the countries. ठीक है, तो ये आप याद रखना संविधान संशोधन करके फिर से, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ भारत के नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स के बॉर्डर लगते हैं. आपका आसाम का लगता है, बांग्लादेश का लगता है और नॉर्थ ईस्ट के कुछ और स्टेट्स के भी लगते हैं. देन ऑल द स्टेट्स whose territory was adjacent to बांग्लादेश, जहां पे एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव हुआ है शेड्यूल 1 में जाकर के उन सारे स्टेट्स की, आई थिंक 5 स्टेट है इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, जिनकी टेरिटरी को शेड्यूल 1 में चेंज किया गया है आफ्टर दिस एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव. सो आई थिंक नाउ द थिंग्स आर क्लियर टू यू. सो इफ इट इज क्लियर देन वी शुड मूव टू थर्ड टॉपिक ऑफ योर सिलेबस एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. बस इतना याद रखना कि जब भी सीडिंग ऑफ टेरिटरी होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू होगा. इंडी बेरुबारी यूनियन के बाद क्या किया, ये सीधे 368 को एक्सरसाइज करके शेड्यूल 1 में जाते हैं. जिस स्टेट की टेरिटरी से वो लैंड निकल रही है उस स्टेट में जाकर के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज ये करते हैं. सो विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सीडिंग ऑफ टेरिटरी इज नॉट पॉसिबल एज पर द जजमेंट ऑफ इंडी बेरुबारी यूनियन. इसीलिए इंडिया बांग्लादेश एक्सचेंज के केस में भी संविधान संशोधन के थ्रू दे हैव एग्जीक्यूटेड दिस एग्रीमेंट बिकॉज अगेन देयर इज अ लॉस ऑफ 10,000 acres of land. India has lost this much of land. So I think the things are clear to all of you. मैम परपेचुअल लीज के केस में मैम संविधान में संशोधन की जरूरत क्यों नहीं है मैम, ये क्लियर नहीं हुआ. बिकॉज आप एक्चुअली आप सीडिंग ही कर रहे हैं, उसका नाम आप परपेचुअल लीज अगर रखते हैं और उसको रिवोक तो कर नहीं सकते. नहीं, रिवोक कर सकते हैं ना. अगर आपने लीज को अगर आप रिवोक नहीं कर सकते हो तो फिर लीज टर्म यूज क्यों किया जाता है. जैसे प्रॉपर्टी लॉ में जब आप लीज पढ़ते हो तो लीज में क्या होता है मैम, परपेचुअल का तो मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं. परपेचुअल का मतलब अनलिमिटेड टाइम होता है, लेकिन आप उसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते. इसीलिए तो 2013-14 में फिर से डिस्प्यूट हुआ ना, क्योंकि उस लीज को इंडिया एक्सटेंड, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सपोज थ्रू दैट पैसेज सम इलीगल एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन और सम अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन, देन बीइंग द सॉवरेन नेशन यू कैन टेक एनी डिसीजन. Perpetual lease is again, I think there should be definitely some, मैं इसको चेक करूंगी किस ग्राउंड पे ये होता है, because that is basically not the transfer of ownership. Lease का मतलब ही होता है you are absolutely not going to transfer the ownership of that particular land in the favor of somebody else. तो परपेचुअल लीज में इसीलिए इन्होंने इस केस में अगर आप देखोगे तो जो परपेचुअल लीज का कॉन्सेप्ट है इसको लेकर के बांग्लादेश को लगातार ऑब्जेक्शन होता रहा, क्योंकि इंडिया ने समय समय पे जब भी कुछ इधर उधर होता है तो परपेचुअल लीज को लेकर के इंडिया कुछ ना कुछ डिसीजन या कुछ ना कुछ एक्शन लेता है. तो दैट इज द बेसिकली हाउ दैट इज बेनिफिशियल टू इंडिया. सो दैट इज बेसिकली ये जो है परपेचुअल लीज जो है दिस इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं है तो स्टिल इंडिया कैन क्लेम इट्स राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी. दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट दिस इज perpetual lease did not require any kind of, मैं पढ़ देती हूँ देखो, ट्रांसफर ऑफ 3 बीघा टू बांग्लादेश ऑन द बेसिस ऑफ perpetual lease deed did not require a constitutional amendment since the include action did not involve cession of Indian territory. तो सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी का मतलब है कि अभी भी आप उस लैंड के कब्जे में हो, आपने उनको यूज करने का राइट दिया है, क्योंकि इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस चीज का राइट दिया है. तो परपेचुअल लीज सिर्फ सर्टेन पर्पसेस के लिए मे बी दे हैव ट्रांसफर्ड देयर राइट टू यूज इट. सो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट अ सेशन ऑफ टेरिटरी. बाकी मैं एक बार इसको, अगर मुझे ये एग्रीमेंट मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली रीड इट एंड आई विल डिस्कस व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ दिस एग्रीमेंट बिटवीन मिसेस गांधी एंड शेख मुजीबुर रहमान रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर 3 बीघा लैंड, 3 बीघा पैसेज. श्योर, थैंक यू मैम. ठीक. अच्छा, अब जो है इसमें आते हैं यूनियन. किसी ने अभी पूछा कि टेरिटरी में इंडिया को लॉस हुआ तो इंडिया को फायदा क्या था. ये जो एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव किया गया है,
फायदा इसमें एक्चुअली नुकसान एक तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हो रहा था सिटीजन्स के लिए इट वाज वेरी इनकन्वीनियंट, especially those enclaves which are in the Bangladesh. So that was creating a lots of problem for those people who were Indians but residing in those enclaves which are in Bangladesh. तो और दूसरा क्या होता है, administrative purposes के लिए it was very inconvenient. और मैंने आपको कल भी बताया था कि बांग्लादेश का एक पोर्शन जो है वहां से भी ISI काफी एक्टिव रहता है। तो ये क्या करता है, उनको भी उन एनक्लेव्स से ऑपरेट करने में हेल्प करता है जो कि इंडियन टेरिटरी में है पर जो एक्चुअली में बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं। तो ये क्या करता है, इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो। इसीलिए एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव करके इन्होंने बोला कि बॉर्डर कम से कम क्लियर हो जाए और बॉर्डर को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, ये हमारी टेरिटरी है और वो तुम्हारी टेरिटरी है, इसको हम क्लियर कर दे। और इसमें लोगों को ये ऑप्शन दिए गए थे कि whether they want to live in India with Indian citizenship or they want to go back to Bangladesh, और वहां के लोगों को भी ये ऑप्शन दिया गया था। तो ये सिटीजनशिप को लेकर के भी इसमें, क्योंकि दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट इशू कि अगर बांग्लादेशी एनक्लेव, इंडियन एनक्लेव जो बांग्लादेश में थे वो बांग्लादेश में चले गए, देन व्हाट वुड बी द सिटीजन ऑफ दोज पीपल। तो इसीलिए दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स को इसमें ऑप्शन दिए गए थे कि वो बांग्लादेशी सिटीजन की तरह रहना चाहते हैं या इंडियन सिटीजन की तरह रहना चाहते हैं। तो मेन पर्पस होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि बॉर्डर में जो कंफ्यूजन होती है उसको ये क्लियर कर देता है, क्योंकि उस कंफ्यूजन का बहुत सारे देश अलग अलग तरीके से फायदा उठाते हैं। जैसे अभी आप चाइना को देख रहे हो कि चाइना कर रहा है, ठीक है। सो दैट वाज द मेन रीजन, राइट। सो आगे बढ़े हम लोग। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लेंदी भी है, उसमें बहुत सारे केसेस भी हैं। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है बेटा। यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी, ठीक है। इस जजमेंट पे आ जाइए 1971 SC 1002। पहले हम लोग केस के फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ दिस केस। इस केस में क्या हो रहा है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एंड अपर हाउस। लोकसभा का टर्म जो होता है दैट इज बेसिकली फॉर 5 years। इट मींस 5 years के बाद व्हाट हैपेंस, बेसिकली नेक्स्ट इलेक्शन शुड टेक प्लेस एंड न्यू लोकसभा इज क्रिएटेड। दूसरा क्या होता है, सपोज करिए एक डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा हो जाएगी जैसे 5 साल कंप्लीट होगा। इसीलिए आपका जो होता है कि नई गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट के टर्म पूरा करने से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए, ताकि बीच में कोई गैप ना रहे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें कोई सरकार नहीं है। तो इसीलिए आप देखोगे तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का प्रोसेस पहले ही शुरू कर देता है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ Lok Sabha, when the Lok Sabha has completed its terms, then the old Lok Sabha would be dissolved and now new Lok Sabha would be created. एक बात तो ये होती है। दूसरी क्या होती है कि सपोज करिए many times there is coalition government in the center, क्योंकि हम लोगों ने पास्ट में इसमें देखा भी है, and any coalition partner they have decided to withdraw the support from the government. Once they have decided to withdraw the support of the government and now government is in minority and the government is not able to prove its majority on the floor of the house, then in that circumstances also the duty of the president is firstly to explore that whether any other political party or any other coalition is in the position to form the government or not. If no political party and no political alliance is in the position to form the government, then in those circumstances also the Lok Sabha gets dissolved और उसके बाद जो है आपका नया इलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या हो रहा है कि when the Lok Sabha gets dissolved, then what would be the status of the central government? So what is the main issue in this case? In this case the main issue is the Lok Sabha has already been dissolved. Lok Sabha dissolve हो चुकी है, but Mrs. Indira Gandhi and her council of ministers they are still holding the office. यानी अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट की हेल्प से सरकार चला रही है वो। तो यहाँ पे द पेटिशनर हैज फाइल्ड अ पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड
requested Supreme Court to issue the writ of quo warranto. What is the purpose of issuing the writ of quo warranto? Quo warranto means to ask Mrs. Gandhi that in what capacity she is holding the office when the Lok Sabha has already been dissolved. तो यहाँ पे पिटिशनर का क्या कहना है? पिटिशनर का ये कहना है कि once the Lok Sabha is dissolved, according to Article 75, the government is answerable to Lok Sabha. अगर लोक सभा ही नहीं है तो गवर्नमेंट आंसरेबल किसके लिए होगी? और अगर गवर्नमेंट किसी के लिए आंसरेबल है ही नहीं है, देन इफेक्टिवली द गवर्नमेंट शुड नॉट बी रन. तो अगर सरकार नहीं चलेगी, मींस अकॉर्डिंग टू मिस्टर UNR Rao, now Mrs. Gandhi and her council of ministers, they cannot remain in power, they cannot continue as a prime minister and cabinet ministers and council of ministers. तो क्या होगा फिर? पावर फिर इस देश को कौन चलाएगा? क्योंकि आपको पता है कि कंट्री कभी भी टॉप मोस्ट लीडरशिप के बिना नहीं रह सकती. देयर शुड बी सुप्रीम अथॉरिटी टू टेक द डिसीजंस इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी और इवन अदरवाइज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आल्सो. तो इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि वंस द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75, the government cannot be answerable to Lok Sabha. So definitely the Prime Minister and the Council of Ministers, they cannot continue. So all the powers of the government should be transferred to the President of India, because President is the head of Central Executive. तो इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि मिसेस गांधी और उनकी जो कैबिनेट है उसको हटाया जाए और गवर्नमेंट की जो पूरी की पूरी पावर है उसको प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करे. सुनने से लॉजिकल लगता है कि whatever he is demanding, that when the house has been dissolved, then prime minister and council of ministers, majority of them are also the part of Lok Sabha. So how they can continue? और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ऑब्वियसली आपकी लोकसभा में मेजोरिटी है इसलिए आपकी सरकार है. जब लोकसभा ही नहीं है तो आपकी सरकार कैसे? और अगर सरकार ही नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्चुअल में ऑपरेट कैसे कर सकते हैं? That is $1 million question which has been raised in this particular case. तो यहाँ पे इनका जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि all the power of the prime minister and the council of ministers should be transferred to president. The important question arises in this particular case is what basically constitution scheme is talking about in such type of circumstances. या constitution क्या कहता है कि किन circumstances में प्रेसिडेंट को पावर ट्रांसफर हो सकती है? पावर हो भी सकती है ट्रांसफर की नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है देन अप टू व्हाट एक्सटेंट. तो फॉर दैट पर्पस आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन आर्टिकल 52. इसको थोड़ा थोड़ा कुछ प्रोविजन हम इसमें देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि ये क्या कह रहे हैं. तो आप लोग आ जाओ आर्टिकल 52 पे. इसको खोलना जरा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 52 इसमें कौन कौन से आर्टिकल पढ़े जाएंगे? पहला आपका आर्टिकल पढ़ा जाएगा आर्टिकल 52. अब 52 को जब आप पढ़ते हो तो इसमें देखना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 52 ये है. ये क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो रिमेंबर वंस दे आर यूजिंग द टर्म देयर शैल बी, तो शैल का मतलब आपको पता है. अब आप लोग काफी इंटरप्रिटेशन पढ़ चुके हो, एविडेंस में भी आपने कई बार पढ़ा होगा. मैंने भी एक बार आप लोग को बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम. तो shall means something which is a statutory mandate. मैंडेट मतलब ये होगा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. तो इसका मतलब क्या है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मींस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दैट देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस, इसका मतलब 1 मिनट 1 दिन 1 क्षण के लिए भी खाली नहीं रह सकता. इसीलिए आप देखोगे कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो कौन होगा? तो आपने देखा होगा उसकी पावर वाइस प्रेसिडेंट ले लेगा. वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सीजीआई को चली जाएगी. वो एक्टिंग होगा लेकिन होगा. इसका मतलब सपोज देयर इज अ सडन डिमाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सडन डिमाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन इन ऑल दोज सर्कमस्टेंसेस the office cannot remain vacant. So immediately that will taken over by the vice president of India, and in the absence of vice president of India, the same power can be exercised by the chief justice of India. तो इसका मतलब ये है कि हर समय 1 मिनट के लिए भी प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट नहीं रहेगा. दैट इज आर्टिकल 52. नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 53. व्हाट इट सेज? इट सेज द एग्जीक्यूटिव पावर. Remember, once I am saying the executive power means the same power
which we have discussed in the case of Ram Jawaya Kapoor. तो सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. किसमें वेस्टेड होगी? ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात है. दे आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. That's why they are saying the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. तो इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. इसका मतलब who is the head of executive? The head of the executive is basically president of India. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को कैसे एक्सरसाइज करेगा? वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को आइदर ही कैन यूज डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम आल्सो इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. या तो खुद एक्सरसाइज करेगा. हाँ बताओ. इशू हो गया. मैं ये कह रही हूँ कि आर्टिकल 53 ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो एग्जीक्यूटिव पावर अगर प्रेसिडेंट में वेस्टेड है, इसीलिए आप देखना सरकार के सारे डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं. तो 53 क्या कहता है? 53 ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और उस पावर को एक्सरसाइज कैसे करेगा? वो एक्सरसाइज करेगा आइदर डायरेक्टली, या तो खुद एक्सरसाइज करे, और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसमें एक चीज आप याद रखना कि इस पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस ही विल एक्सरसाइज दीज पावर्स डायरेक्टली एंड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस ही विल एक्सरसाइज दिस पावर थ्रू द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम. So this is something which is a matter of interpretation. इसमें हम आगे आएंगे कि किन सर्कमस्टेंसेस में वो खुद एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेगा और किन सर्कमस्टेंसेस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा. लेकिन ये बात क्लियर है कि ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. एंड अगर आप जिसको कहते हैं ना बेयर रीडिंग, तो बेयर रीडिंग अगर आप करते हो तो ऐसा लगता है that all the power is vested in the president of India. But the issue is whether actually all the power is vested in the president of India. तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि if we are going to say that all the powers are vested in the president of India, then it means the president should be the most powerful person. और अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम कर रहा है, then remember advice doesn't mean that the president is bound by the advice of the council of minister. लेकिन अगर आप कहते हो कि वो bound नहीं है, then in that circumstances you are going to say that the president of India is going to be the most powerful person in the existing constitutional scheme. लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि president सबसे ज्यादा powerful होगा instead of the government which has been directly elected by the people, तो आप क्या कह रहे हो? The intention of your argument or the inference of your argument is the parliamentary form of the government is going to be converted into the presidential form of the government. क्योंकि democratic setup में जो directly elected है वही सबसे ज्यादा powerful हो सकता है. In the constitutional scheme of India, the president of India is not directly elected by the people of India, but he is indirectly elected by the elected representative. तो अगर आप इस इंटरप्रिटेशन पे जाओगे जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अब ये लॉजिकल है. लॉजिकल क्या है? लॉजिकल ये कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए. और अगर वो ज्यादा पावरफुल हो गया, देन यू आर सेइंग दैट एक्चुअली वी आर नॉट फॉलोइंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बट वी आर फॉलोइंग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. Presidential form of the government means the president can be more powerful, like the president of America. But in the constitutional scheme of India, we always say that the government means the prime minister is the most powerful authority. So remember, it means in such type of cases, whenever he will exercise his powers directly, there are very minimum exceptions when he can do it. बहुत कम ऐसी opportunities को मिलती है जब ये directly करेगा. और कब करेगा? when there is a conflict between the government and the president of India. उस पे हम आगे आएंगे, क्योंकि एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना, पता नहीं आगे टाइम मिले या ना मिले.
प्रेसिडेंट बेसिकली दो फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन होता है कि ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे ही मैंने बोला ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इट मीन्स ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द सेकेंड थिंग इज ही इज ऑल्सो होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब आप प्रेसिडेंट की प्रियम्बल को की ओथ को पढ़ते हो ना 60 में, आर्टिकल 60 में, देन अंडर आर्टिकल 60 he is taking oath to protect and defend the constitution of India. He is not taking oath to defend and protect the government of India. इस डिफरेंस को हमेशा याद रखना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि when the government of India is working according to the basic principles of the constitution, only then the president should accept their advice. If the government of India is going to do something which is in the violation of the constitution of India, then he should exercise his constitutional power. तो जहां पे सरकार अपनी लिमिट पे काम कर रही है वहां तक प्रेसिडेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेगा। लेकिन अगर सरकार कॉन्स्टिट्यूशन की किसी नॉर्म को वायलेट करती है तो वहां पे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज करेगा। जैसे मान लो, सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।